Hey everyone, welcome to the class of Registration Act 1908 and I hope you are following each section which we are doing. Today we will discuss the very important section 17 and section 18. So start करते हैं. तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 16 तक रजिस्ट्रेशन एक्ट में कंप्लीट कर लिए. अब सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है तो बात करते हैं इसके बारे में. सेक्शन 17 कहता है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. डॉक्यूमेंट्स विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. तो देखते हैं. ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट कर रहे हो तब उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है. अब इसमें ऑप्शंस में हम देखते हैं एग्जाम में तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें साथ में 100 रुपीज और बोथ या अपवर्ड इस तरह की सिचुएशन देखते हैं. तो इसमें सिर्फ याद रखना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे कितने ही रुपए की हो ये रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. ये हमें याद रखना है. सेकेंड वन कहते हैं अदर देन नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं. नॉन टेस्टामेंट्री होते हैं विल. तो विल का इसमें नहीं दे रखा है क्योंकि विल का अलग से प्रोविजन है आगे. जो एक सेक्शन 17 बात करता है रजिस्ट्रेशन और अगर इनकी कंप्लाइंस ना करे तो हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 49 में कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो अभी ये देखते हैं. बी में दे रखा है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट यानी जो विल नहीं है. अगर कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है उससे अगर कोई भी राइट क्रिएट हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, असाइन हो रहा है, लिमिट हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे कोई इंटरेस्ट हो, कंटीजेंट वैल्यू हो, अगर उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 100 एंड अपवर्ड 100 रुपये और उससे ज़्यादा, ये याद रखना है. इसमें या नहीं आएगा. 100 रुपये तक है तो भी 100 रुपये और अगर 100 रुपये से ज़्यादा है तो भी ये अप्लाई हो जाएगा. थर्ड बात करते हैं नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट सेम चलेगा, इसी से रिलेटेड है. विच एक्नॉलेज द रिसिप्ट or the payment of any consideration on account of the creation, declaration, assignment, limitation, extinction or any such right, title or interested. अब देखिए ऊपर वाली ही बात चल रही है कि जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट आप जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था आपने ट्रांसफ़र किया और वो 100, ये कंडीशन सब में लगेगी, वो 100 रुपीज़ एंड अपवर्ड होना चाहिए. अगर उसके कंसिडरेशन में यानी उसके बदले में आपने कोई एक्नॉलेजमेंट लिया है, कोई रसीद लिया है, जैसे कोई प्रूफ है, उसका भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट. डी पॉइंट बात करते हैं लीज की. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज है और लीज भी कैसी होनी चाहिए, ईयर टू ईयर, वार्षिकी, फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए, या फिर ईयरली रेंट होना चाहिए. वार्षिक दर पे होना चाहिए अगर लीज है तो वो इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे रेंट पे घर वगैरह देते हैं तो उसमें सिर्फ 11 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं क्योंकि जैसे ही 1 साल का हो गया, 1 साल का बना लिया, तब उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत रहती है. तो मोस्टली 11 महीने की ही लीज वो रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनता है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. ई अगेन इम्पोर्टेंट, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट इसमें सब में वही चलेगा. ट्रांसफरिंग, असाइनिंग एनी डिग्री. ई पॉइंट बात करता है डिग्री और ऑर्डर के. कोर्ट के अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिग्री, ऑर्डर या अवार्ड के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई राइट क्रिएट कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, कुछ भी उससे रिलेटेड कोई भी टाइटल या इंटरेस्ट आप अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. इन सब में प्लस 100 एंड अपवर्ड की बात साथ में ही चलेगी. और 1E इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बात करता है टीपीए एक्ट का जो सेक्शन है 53 क्या है, पार्ट परफॉर्मेंस. अगर आपको पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट लेना है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट उस समय बनाया था उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. समझ लेते हैं थोड़ा सा इसका है क्या ये. देखिए ए और बी कोई पर्सन है, ठीक है. ए ने बी को के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया अपने किसी घर का कि वह ये घर दे देगा, कॉन्ट्रैक्ट किया और अभी अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, सिर्फ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया था. उस कॉन्ट्रैक्ट टू सेल के बदले में बी ने उस पर जाके क्या ले लिया, पोजीशन. अब ए क्या करता है, ए किसी सी पर्सन को उसको सेल कर देता है.
तो अब पार्ट परफॉर्मेंस में क्या होता है कि कोर्ट ने बी का राइट इंश्योर किया है, बी के पास में ये राइट है कि अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बदले अपना जो राइट है उसको एनफोर्स करवा सकता है कोर्ट में। और सी ने अगर बोनाफाइड अगर वो पोजीशन लिया है, या पोजीशन तो नहीं लेकिन अगर अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसको नहीं पता, तो इसको भी राइट है। फाइनली ये जो 1A बात करता है, ये बी के राइट की बात करता है कि बी ने अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, पार्ट परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट था, तो अगर वो उसका बेनिफिट चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, अदरवाइज उसका इफेक्ट नहीं होगा। ये बात करता है इसकी। अब सब क्लोज बी 2 बात करता है कि क्लोज बी एंड सी, क्लोज बी एंड सी अप्लाइज टू, तो बी और सी क्या है, बी और सी हमने देखा था प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, इन पे इनका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। क्लोज 2 में जो दे रखे हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। किनका जरूरी नहीं है देख लेते हैं एक बार। कंपोजिशन डीड, देखिए कंपोजिशन डीड क्या होती है कि जैसे ए और बी में कोई डेट बाकी है, क्रेडिटर है एक डेटर है, दोनों मान लीजिए 80,000 के लिए उनकी बात हुई है, लेकिन एक पर्सन ये कहता है कि अभी मेरे पास में 40,000 ही है, अभी 40,000 में ही सेटलमेंट कर लेते हैं, उसके बाद का बात देखेंगे। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। सेकेंड वन, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर किसी स्टॉक कंपनी से रिलेटेड है या किसी इमूवेबल, चाहे उसमें एक पार्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कोई कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर वगैरह है, इन सब में भी ये एप्लीकेबल नहीं होता। इतनी सच एज इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें भी यही है, डिबेंचर यानी डिबेंचर शेयर्स वगैरह ये जो होते हैं इनको करने की जरूरत नहीं है। सेम चीज़ है डिबेंचर इशूड बाय कंपनी, इनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। 5 बात करता है कि अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो जिसमें सेल की बात की गई है, चाहे उससे इनकार किया हो, उससे रिलेटेड कोई भी हो, चाहे उससे कोई राइट क्रिएट हो रहा हो, डिक्लेयर हो रहा हो, अगर सेल की बात की गई है, चाहे उसकी वैल्यू 100 या उससे अपवर्ड ही क्यों ना हो, और इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी भी क्यों ना हो, तो अगर कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है इस तरीके का, तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। और ऐसी कोई भी डिग्री कोर्ट की, हमने पढ़ा कि डिग्री या कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है, डिग्री है, अगर उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो किसी समझौते पर, कॉम्प्रोमाइज़िंग पर अगर डिपेंड कर रहा है, तो उसके कॉम्प्रोमाइज़ की कोई, किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ग्रांट है, गवर्नमेंट ने अगर कोई ग्रांट दिया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो पहले से ही रजिस्टर सारी प्रोसेस पूरी करके ही आता है। अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर्स ने अगर कोई पार्टीशन किया है, रेवेन्यू ऑफिसर ने अगर कोई पार्टीशन किया है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लोन ग्रांट किया गया है, तो भी उसकी उसके भी ज़रूरत नहीं है, अगर इन एक्ट में किया गया है। बस इनकी की पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी 2 जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एनी अदर ग्रांटिंग ए लोन अंडर एग्रीकल्चर लोन, तो इसके भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरी नहीं है। एनी ऑर्डर मेड अंडर द चैरिटेबल, चैरिटी से रिलेटेड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें भी नहीं है। मॉर्गेज डीड एक्नॉलेजमेंट वाला भी, और एनी सर्टिफिकेट सेल ग्रांटेड की है पब्लिक ऑक्शन में, नीलामी के तहत अगर कोई भी किया तो उसमें भी ज़रूरत नहीं है। 3 ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसकी हम समझ लेते हैं इसको। देखिए 3 में क्या है कि अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट ए सन executed after first day of January 1872 are not confirmed by will। अगर विल में कंफर्म नहीं किया गया है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। देखिए इसको समझते हैं। एक होता है अथॉरिटीज टू अडॉप्ट, अडॉप्ट करने की अथॉरिटी किसी को देना। एक होता है अडॉप्शन डीड, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है विल और अडॉप्शन से रिलेटेड। आगे चैप्टर अलग से दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन एक्ट में, उसके बारे में हम डील करेंगे। ये बात करता है अथॉरिटीज टू अडॉप्ट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे हिंदू लॉ में क्या होता था कि एक फीमेल सन को अडॉप्ट नहीं कर सकती थी इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अथॉरिटी दे दी तो ही वो अडॉप्ट कर सकती थी। तो वो जो अथॉरिटी दे देता है, अगर विल में मेंशन कर दिए हस्बैंड ने तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर विल में मेंशन नहीं किए, ऐसे सिचुएशन में उसको अगर अथोराइज्ड कर देता है, तब वो अथॉरिटी
जो है वो साइन होना ज़रूरी है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। तो सेक्शन 18 मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।